अच्छा, अब क्या है, ये पिच बेंडर तो आपने देखा, आपको संभवतः आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ज़्यादातर लोग राइट हैंड हैं। और ये सैक्सोफोन के लिए जो फीलिंग आती, ये जो सैक्सोफोन जो वाकई में जो बजाते हैं और स्वर ऊपर से उतरता है, लहर देता है, ये है। अच्छा, आप सोचेंगे नया क्या है इसमें, मतलब मेरे टोन में नया क्या है। तो नया देखिए, वाइब्राफोन के बाद में देखिए, टोन तो बहुत से मार्केट में मिल रहे हैं। मैंने नया क्या किया है, नया क्या किया है मैंने, ये मुझे देखना है। और ये चीज़ें आपको उपलब्ध हों, आपको अच्छा लगे, आप मुझसे टोन लेने का प्रयास करें। टोन किसी से भी लीजिए, आप टोन का बैकअप किसी से भी लीजिए, हर लोग अच्छा बनाने का प्रयास किए हैं। मैं किसी के टोन को वो नहीं कहूँगा कि ख़राब है, उन्होंने मेहनत किया है। अब किसका टोन कितने अनुभव से बना है, कितनी वास्तविकता के करीब है, ये तो आपको तय करना है। अब ये देखिए, जैसे इसी तरह से फिर इसके बाद में शहनाई तो आपने देखा ही है, ये देखे।
अच्छा, ये हॉलीवुड टाइप की टोन है। अब मिक्स टोन जो मैंने आपको सुनाया, मिक्स टोन ये भी, ये भजन है। भजन का जो बनाया है मैंने शंख और घंटा। ये शंख और घंटी आप जिस स्केल से बजाएंगे, जिस स्केल से आपका गाना हो रहा होगा, उसी स्केल में वो घंटी बजेगी। देखिए देखिए, आपका घंटा इसी डी से बजेगा, शंख भी डी से बजेगा। अब यदि आप चाहते हैं कि एफ शार्प से बजे, तो एफ शार्प से घंटा, देखिए एफ शार्प, तो इसे ये आप कहीं भी जागरण मंदिर वगैरह कहीं भी बजाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए, आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, मेरी सोच सबसे अलग है। मैं सोचता हूँ कुछ अलग हटके, और ऐसी चीज़ें सोचता हूँ जो आम इंसान ना सोचे और वो लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी हो। आपको मालूम नहीं, बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं 82-83 के करीब मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ, 1982 या 83 से। उसके पहले से मैं 1970 से मैं बेंजू बजाता था। जब काफ़ी छोटा था बेंजू बजाया। मेरे पिताजी लगभग कई इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, ढोलक भी बजाते थे, बेंजू भी बजाते थे, क्लारिनेट भी बजाते थे, बांसुरी और हारमोनियम भी बजाते थे, अच्छा गाते भी थे। रेलवे में एम्प्लॉय होने के बाद भी चूँकि गांव में भजन कीर्तन होता था तो मेरे पिताजी अच्छा गाते थे और ये सारी इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो उन्हीं से मुझे मिला। और मेरे नाना बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, लेकिन मुझे बाद में पता चला, जब मैं मैच्योर हुआ तब बाद में पता चला मेरे नाना क्लासिकल के बहुत अच्छे जानकार थे। लेकिन समय बीत चुका था, अब अहमियत पता चलती है। लेकिन नाना जी मेरे नहीं रहे और पिताजी भी 2006 में नहीं रहे। नहीं रहने पे व्यक्ति का अहमियत पता चलता है। खैर, तो तब से मैं ये चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट पे रिसर्च कर रहा हूँ। छोटे बाजे को मैंने बहुत स्ट्रगल किया दोस्तों। उतना कभी वीडियो में मैं पार्ट करके थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, आज के लोग उतना स्ट्रगल नहीं करेंगे। उतने पैसे नहीं थे कि मैं कीबोर्ड को खरीदता बजाता। पिताजी एक छोटा कीबोर्ड लाए थे, छोटी छोटी, उसमें वो था बटन, कैसियो का था। तो छोटी उंगलियां नहीं थीं और बटन छोटे थे। उसको मैंने कीबोर्ड को खोल के दफ्ती के रीड बना के पटरे पे और उसकी वायरिंग करके दफ्ती का ये पहला काला, दूसरा काला, ये वाइट करके ऐसे करके सब तक मैंने दफ्ती के काट नीचे उसके जो ब्रास पीतल का जो पन्नी होता है वो रीड पे दो तरफ लगा के उनकी वायरिंग करके उससे लगा के मैं बजाया था। लेकिन उतना फास्ट नहीं बजता था। मैं चाहता, उसमें एक ही दो साउंड हुआ करता था। तो ऐसे मैंने स्ट्रगल किया है। और बताऊं, मेरा पहला कीबोर्ड जो है, वो पहला कीबोर्ड जो मैंने हाथ धरा वो मेरा नहीं था। मेरे गुरुदेव श्री मच्छेंद्रनाथ जी, जो इसी 2025 को नवंबर
26 नवंबर के करीब वो नहीं रहे दुनिया में, जिन्होंने नागिन फिल्म में, पुराने नागिन फिल्म में जो कल्याण जी आनंद जी ने बजाया था क्ले वायलिन, वो खरीद के लाए थे 5,000 रुपये में मुंबई से। और वो देखा था मैंने, लेकिन ख़राब हालत में देखा था। उसमें डबल रीड था, बाजा छोटा था, 37 की था उसमें, ऊपर नीचे, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक था, नीचे पंखे से जैसे एकॉर्डियन चलता है, एकॉर्डियन या हारमोनियम, उसमें पंखा लगा हुआ था और पंखे से आवाज़ आती थी नीचे वाले रीड की, और ऊपर वाला फुल इलेक्ट्रॉनिक था। और यहाँ गोरखपुर में राज थिएटर में जब उद्घाटन हुआ था पिक्चर हॉल का, तो उसमें वो बजा था। लेकिन जब मैं उनके घर पहुँचा तो वो बिगड़े हुए हालत में था। उन्होंने बताया यही पुराने नागिन फिल्म में बीन बजा था उससे। तो वो तो ख़राब हो चुका था, मैंने बहुत बनाने का प्रयास किया, लेकिन मेरे बस की बाहर की चीज़ थी। बाद में मैं उसके रीड को उठा के घर पे भी लाया था, काफ़ी रेलवे क्वार्टर में लाया था, लेकिन वो किसी कारण से अब रहा नहीं। लेकिन जिस बाजे पे मैंने पहला हाथ रखा, वो बाजा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कितना स्ट्रगल किया। देखिए दोस्तों, यही है यामाहा का वो कीबोर्ड, यामाहा कंपनी का यामाहा पोर्टा साउंड। और ये पहला कीबोर्ड है जिस पे मैंने हाथ रखा था। ये देखिए, ये वो कीबोर्ड है। और उस समय कीबोर्ड में ट्यूनर जो था इसके पीछे था, यहाँ पे ट्यूनर हुआ करता था, यहाँ पे पीछे जो ट्यूनर बहुत उससे करने से टूट गया था, और ट्यूनर मैंने यहाँ पे लगाया था इसके। ये देखिए, ट्यूनर मैंने यहाँ पे लगाया था। ये बाजा, ये ट्यूनर यहाँ से मिलाता था। चूँकि रेडियो स्टेशन में हमारे गुरुदेव श्री राहत अली खां साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इंडिया के माने जाने, फिल्मों में भी उन्होंने म्यूज़िक दिया था, लेकिन वो म्यूज़िक में उनका नाम नहीं आया। बैया ना धरो, बैया ना धरो बलमा, इस तरह के कंपोजिशन उन्होंने किया था। और जितना गोरखपुर या लखनऊ में नहीं लोग जानते थे, उतना मुंबई में उनको जानते थे। और उन बहुत बड़े संगीतकार थे। कभी उनका फ़ोटो मैं दिखाऊंगा, उनका फ़ोटो मैं रखता हूँ स्टूडियो में हमारे गुरुदेव का। तो उस समय रेडियो स्टेशन में जब 1986 में मैं ऑडिशन में गया, मास्टर जी ये बाजा दिए, ले गए थे साथ में। तो ये जब बाजा बजा तो जज लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कौन सा बाजा है जिसमें रिदम भी आ रहा है, आवाज़ रिदम की आ रही है, और बाजा भी, मेलोडी भी बज रहा है, रिदम भी बज रहा है। तो मेरा बाजा ये गया जज वाले रूम में, उन्होंने देखा तो इसमें सब आवाज़ आ रही थी। उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी बाजे हैं। तो ये ट्यूनर यहाँ लगाया था मैंने, ये ट्यूनर। ये बाजा अभी बजता है, लेकिन एक प्रोग्राम, बहुत पहले प्रोग्राम में लाइट चली गई, जनरेटर जब ऑन हुआ तो इसमें आवाज़ फटने वाली आ गई, जो अब भी ठीक नहीं हुई। इस बाजे को देखिए दोस्तों, ये इस बाजे में स्केल चेंजर, यहाँ से स्केल चेंज किया जाता था। ये जो है ना स्केल, ये अप होता था, ये डाउन, ये अप होता था, इधर से डाउन होता था। तो ये उस समय स्केल चेंजर बाजा था, और ये बहुत ही एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी बाजे पे हाथ रखना। तो खैर, ये तो मैंने बात आपको बताई इसलिए कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोई इंसान किसी जगह पे जब बैठता है तो बहुत स्ट्रगल किया हुआ रहता है। और मैंने उस समय स्ट्रगल किया। कोई जल्दी मुझे बाजा छूने नहीं देता था।
ऑर्केस्ट्रा में जाता था तो मैं चाहता था कीबोर्ड बजाऊं। अच्छा, कीबोर्ड मैंने क्यों बजाना शुरू किया? वो सर्कस हमारे गुरु हैं। सर्कस में मैं स्कूल टाइम से आता था तो सर्कस में आवाज़ आती थी इंस्ट्रूमेंट ऑर्गन की, कांपने वाली जो आवाज़ होती है, उससे मैं प्रेरित होके मैं सोचा इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है, यही इंस्ट्रूमेंट मुझे बजाना चाहिए। इसके पहले हारमोनियम और बेंजू थोड़ा थोड़ा बजा लेता था। बेंजू बजाने के कारण मेरा हाथ लेफ्ट हैंडर में हो गया, ये तो आप जानते ही हैं, जो बेंजू बजाए होंगे जानते होंगे। हालांकि मेरा दाहिना हाथ भी चलता है लेकिन उतना नहीं। तो कार्य भर का गाना निकालने के लिए तो है, निकाल सकता हूँ, इसीलिए दोनों हाथ बजाना, जैसे कि कभी प्रोग्राम में जैसे हारमोनियम बजाने की जब बात आती है तो हारमोनियम दोनों हाथ से जब आप बजाएंगे है ना, हाथ दोनों चलते हैं लेकिन लेफ्ट ज़्यादा चलता है। तो इस तरह से स्ट्रगल किया। अब बाजे का दौर तो चला चला, मैंने XP60 भी लिया। XP60 मुझे घर पे ही मिल गया, एक व्यक्ति ला के दिए। XP60 ड्रीम था उस समय मेरे लिए। 60,000 का बाजा था। कलकत्ता में जब मैंने देखा तो मेरे कद के बाहर था उस समय। लेकिन कहते हैं ना, जो चाहत होती है वो आपकी पूरी हो जाती है। दिल से इच्छा जो भी करते हैं वो आपको पूरा होना है, चाहे इस जन्म में हो, इसी उम्र में हो, किसी उम्र में हो, चाहे अगले जन्म में हो, लेकिन इच्छा पूरी करने के लिए भी जन्म होते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये अध्यात्म मेरा अनुभव है। पिता भी अपने बेटे के घर में जन्म ले लेते हैं, दादाजी भी जन्म ले लेते हैं। जेंट्स लेडी बन जाता है, मेल फीमेल बन जाता है, फीमेल मेल बन जाता है, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा स्त्री पुरुष में नहीं है। वो तो जिस पुरुष में चलेगा, जिस पुरुष में जाएगा तो पुरुष वाला व्यवहार हो जाएगा, स्त्री में जाएगा तो स्त्री वाला हो जाएगा। कभी कभी स्त्रियों में पुरुष वाले व्यवहार भी देखे गए हैं, कभी कभी पुरुषों में स्त्रियों वाले लक्षण भी देखे गए हैं। ये बड़ी विस्तार की चीज़ें हैं। अक्सर जो लड़कियां लड़कों के कपड़े पहनती हैं उनमें लड़कों के अंश आ जाते हैं। जो लड़के ज़्यादा लड़कियों में रहते हैं या जो जेंट्स लड़कियों के गीत गाते हैं उनके अंदर लड़कियों के लक्षण आ जाते हैं। तो ये तो लक्षण एक दूसरे में मर्ज होते हैं। किसी में दोनों लक्षण होते हैं, किसी पुरुष में दोनों लक्षण होते हैं, एक स्त्री के एक पुरुष के। किसी स्त्री में दोनों लक्षण होते हैं, पुरुष के भी होते हैं, स्त्री के होते हैं। आपने भगवान भोलेनाथ का वो चित्र देखा है ना, अर्धनारीश्वर, उसमें आधा वो देवी माता के स्वरूप हैं, आधा शिव के स्वरूप हैं। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। हम अध्यात्म की बात तो करते रहेंगे क्योंकि बहुत से लोगों को मेरी ये बाजे से अच्छा अध्यात्म की बातें लगती हैं। तो अध्यात्म की बात भी होती रहेगी दोस्तों। और चलिए मैं दिखाता हूँ फिर आपको जो इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं उसको। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि राजस्थानी बनाइए, गुजराती बनाइए, तो थोड़ा बहुत मैं उनसे कहता हूं कि आप वीडियो शेयर कर दीजिए वो गाने जिसमें राजस्थानी बाजे कीबोर्ड से कैसा बज रहा है, और गुजराती वो बता दीजिए कि वीडियो भेज दीजिए, उसमें सुन के मैं टोन बना देता हूँ। कुछ लोगों ने कहा वीणा की आवाज़ बनाइए, वीणा की आवाज़ मैंने बनाया और जो वीडियो भेजा था उनसे बढ़िया बन गया और उनको टोन भी पसंद आया, उन्होंने बैकअप लिया। एक बात बताऊं दोस्तों, ये बाजा इंडिया में आसानी से उपलब्ध है, लेकिन मेरे पास में कॉल आया ब्रिटेन से, अमेरिका से। कई लोगों ने कॉल किया कि ये बाजा अमेरिका और ब्रिटेन में नहीं उपलब्ध है।
इंडिया सिर्फ ये जो जूनो डी है बाजा, जूनो डी की जूनो डी आई है, उस बाजे में प्रोग्रामिंग डाल के इंडिया के लिए बना है। इसीलिए ये सिर्फ इंडिया में सप्लाई है दोस्तों, और विदेश के लोग इस बाजों के लिए तरस रहे हैं। विदेश से मुझे कॉल आते हैं, वो मेरी जो बातें होती हैं ना जीवन से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, उन बातों को लोग सुनते हैं और ये बाजे के टोन को लोग लेना चाहते हैं, लेकिन बाजा वहाँ उपलब्ध नहीं है। फैंटम 06 तो है लेकिन ये बाजा उपलब्ध नहीं है। तो अब क्या है, जैसे कि आप स्टेज परफॉर्मर हैं यदि, तो आपको ये बाजा लेना ही चाहिए। हालांकि रोलैंड का XPS 30 भी लाजवाब बाजा है, XPS 10 भी है बढ़िया बाजा। कहते हैं ना, एक जितना गुड़ डालिएगा उतना मिठास बढ़ेगी। तो जो पेमेंट लगेगा उस तरह से बाजे की क्वालिटी और बाजे में फंक्शन आपको मिलेंगे। तो XPS 30 को भी बजा के मैंने देखा, उसमें भी बढ़िया बढ़िया फंक्शन दिया हुआ है। अब क्या है, XPS 30 में जब आप रीड को दबाते हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ नीचे जाके जो बोलता है, XPS 30 में थोड़ा ही दूर पे ये आवाज़ आने लगती है, क्योंकि ये सेमी वेटेड की है। सेमी वेटेड एक वेटेड की होता है जो अक्सर आफ्टर टच बाजे में मिलता है। आप देखे होंगे आफ्टर टच बाजा, जैसे XP 60 था, आफ्टर टच था, उसमें इसी रीड पर वाइब्रेशन या स्वरों का उतराव चढ़ाव देता था। आप पिच बेंडर का कार्य इसी को दबा के कर सकते थे रीड को। तो एक वो वेटेड की, एक पियानो का वेटेड की आता है, पूरा दबता है नीचे, तब आवाज़ आती है। और ये सेमी वेटेड है और वो एकदम की को हल्का बनाया है। और आप अगर उस बाजे को बजाएंगे, XP 30 को बजा के मैंने देखा, तो आपकी हाथ बहुत फर्राटेदार चलती है, एकदम फर्राटेदार इसलिए चलेगी कि जहाँ इतना भी टच किया तो वो आवाज़ आने लगता है। इसका आपको इतना यहाँ पे आवाज़ आएगी, यहाँ पे इतना दूर पे। तो अगर क्विक आप नहीं रहेंगे, जैसे आपके अंदर एकदम स्फूर्ति और फास्ट होना चाहिए, रिदम पे चढ़ के नहीं बजाएंगे तो आप लय से पीछे होने लगेंगे। हार्ड प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्विक होना बहुत आवश्यक है, मतलब रियल टाइम, क्विक टाइम। जैसे बोला, जैसे सेना में बोलता है फला, बोलता है फला, यस सर, उससे भी फास्ट टाइम इसमें रिदम में और आपको कीबोर्डिस्ट को चाहिए। एक सेकेंड के 10वें हिस्से में भी अगर सुर आपका बाद में लगा तो वही सुर सही होते हुए भी बेसुरा लगेगा। ये बड़ी बारीक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इस पे अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन डीपली जब जाएंगे तो ये बात लगेगा कि सही टाइम पे अगर सुर नहीं लगा तो वो बेसुरा प्रतीत होगा। तो इसके लिए जो है आपको हार्ड अभ्यास करना पड़ेगा उंगलियों का, और उंगलियों के अभ्यास के लिए आपको चाहिए आप नियमित व्यायाम करें, रोज व्यायाम करिए, कुछ ना कुछ 5 सपाट मारिए, 5 उठक बैठक करिए, और कभी भी नकारात्मक चीज मत सोचिए, न नकारात्मक लोगों में रहिए। नशा वगैरह तो बिल्कुल मत करिए, नशा अगर करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। देखिए, दोस्त ही दोस्त को बिगाड़ते हैं, और कोई बाहर से नहीं बिगाड़ता है, दोस्त ही दोस्त को बिगाड़ देते हैं। शुरू में बियर पिलाते हैं, बाद में वो बियर शराब में बन जाती है, और जब शराब में कन्वर्ट होती है तो शुरू में 1 ढक्कन, बाद में 2 ढक्कन, उसके बाद से पैग, उसके बाद से फिर शीशी। हालांकि मैं इन सब से दूर हूँ, लेकिन उन लोगों में मैंने रह के देखा है क्या होता है। आर्टिस्टों में ज़्यादा ऐसी खामियां पाई जाती हैं। चूँकि आर्ट है तो बहुत सी चीज़ें फ्री में उपलब्ध होती हैं,
और यही क्या, जब कोई बच्चा युवा हो रहा होता है उसी समय उसके बिगड़ने का चांस होता है। आप अपने बच्चों पे जब वो क्लास 6 या 7 में जा रहा हो तभी से ध्यान रखना शुरू करिए कि आपका बच्चा गलत संगत में तो नहीं जा रहा है। बच्चे पे ध्यान दीजिए, बच्चे को मोबाइल वगैरह से दूर रखिए। अब बच्चा के क्या क्या कारनामे हैं उसको आप रीड करते रहिए, समय समय पे अध्यात्म की शिक्षा देते रहिए। अध्यात्म माने मानवता की, किसी भी धर्म में सब में मानवता वाले ही संदेश हैं, अच्छा बताया गया है। तो नशा से बच्चों को और आप लोगों को भी दूर रहना चाहिए। नशा थोड़ी देर के लिए एक्टिव कर देता है, लेकिन बाद में शरीर उसका अभ्यस्त हो जाता है और आदमी उसका गुलाम हो जाता है। फिर बिना नशा के आपका मन नहीं लगेगा स्टेज पे कि ले लें तब मूड बनेगा, नहीं, गलत है ये। मैं 8 से 12 घंटे यहाँ शौकिया बैठता हूँ, यही मेरा घर है नीचे और यही मेरा स्टूडियो है। तो यहाँ सुबह 6 बजे से लेके और रात में बीच में भोजन वगैरह के लिए जाता हूँ, कभी काल टहलने बाहर भी चला जाता हूँ, लेकिन रात में 10 बजे तक मैं शौकिया बैठता हूँ। शौक़ है मेरा। जब म्यूज़िक आपका शौक़ है तो उसको ईमानदारी से करिए, नशे की कोई आवश्यकता नहीं है। नशा करके अच्छा बजेगा ये कोई आवश्यक नहीं है। अच्छा बजाने के लिए अच्छा सोचना और सच्चा होना बहुत आवश्यक है। जब प्रकृति देखती है, ऊपर वाला देखता है कि निहायत आप अच्छे राह पे चल रहे हैं, तो आपको अच्छे लोगों से मिलाती है और आपके अंदर ऊपर से प्रेरणा भरती है कि आप अच्छा बन रहे हैं तो लीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें लीजिए। बजाने के एक से एक तौर तरीके आपको अपने आप मिलेंगे बिना गुरु के। आप कभी ऐसे ही मजाक में बैठ के देखिए, ऐसे बजा रहे हैं, कुछ अभ्यास नहीं करना है, ऐसे ही बजाइए और देखिए थोड़ी देर बोर होगा, बोरियत लगेगा, लेकिन जब बोरियत का पर्दा हटेगा तो आगे दिखाई देगा अच्छा ये। और कभी भी फास्ट से शुरुआत मत करिए, स्लो से शुरुआत करिए। स्लो स्लो बजाना, स्लो बजाना। इसी लय में बजाते रहे, एक समय बोर होने लगेगा, लेकिन जब वो बोरियत का पर्दा हटेगा तो आगे रास्ता दिखाई देगा और आप उस लय में रह ही नहीं सकते हैं, लय आपका बढ़ता चला जाएगा। यही जो ब्रह्मांड बना है तो बूंद बूंद करके ही तो बना है। एक छोटे छोटे से ब्रह्मांड बना है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरह से जब स्लो अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी, परत दर परत बैठता है। जैसे तबले पे जो स्याही रखी जाती है, धीरे धीरे एक परत, उसके बाद में थोड़ा और घिसते जाते, फिर वो जो स्याही तबले के दाहिने पे रखी जाती है, जब वो लेयर होके आता है तब देखिए आवाज़ कितनी ठोस और बढ़िया सटीक आवाज़ निकलती है। इसी तरह से आपको मथना है, अपने आप को मथते रहिए और तब जाके आप सुदृढ़ और शक्तिशाली बनेंगे। स्टेज पे बजाने का अनुभव अलग है, एकांत में बजाने का अनुभव अलग है। स्टेज पे यही टोन दूसरे रूप में बजने लगेगा। इसीलिए तो मैंने ये सेटिंग बनाई है उन स्टेज परफॉर्म करने वाले को। देखिए अब जैसे ये हारमोनियम का स्वर ले लीजिए, अब इस हारमोनियम को स्टेज पे जब ढोलक और पैड के साथ या बहुत इंस्ट्रूमेंट के साथ आप बजाएंगे तो ये खाली खाली सा लगेगा, लेकिन जब ये सेटिंग
ये जो मैंने बनाया है, ये सेटिंग आपको जल्दी मिलेगा नहीं। ये स्पेशली मैंने बनाया है सोच के, वही तो बताया आपको कि मैं अलग से सोचता हूँ क्या हो कि आप हार के ना स्टेज पे जीत के आए, चाहे वो टोन के मामले में हो, चाहे सेटिंग के मामले में हो, चाहे लूप के मामले में हो। तो ये देखिए रिवर्ब आ गया। अब इसमें डिले देना है यानी इको देना है, ये मात्रा भी आप घटा बढ़ा। इसी चीज को यदि आप देखिए, कीबोर्डिस्ट को बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे रूम में तो बहुत अच्छा बोलता है अकेले में, जब आप प्रोग्राम में जाते हैं अपना अकेले चेक करते हैं तो वाह वाह क्या बात है। युद्ध तो तब होता है, तब आपका मूड खराब होने लगता है जब यही इंस्ट्रूमेंट, यही सेटिंग आपका स्टेज पे दबने लगती है, जब और वाद्य यंत्र बजते हैं। उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय आपको कुछ चीज करनी चाहिए। मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप वॉल्यूम कंट्रोलर का प्रयोग करिए। आप अगर स्टेज पे बैठ के बजा रहे हैं स्टैंड पे, तो फुट वॉल्यूम आता है लाइट वाली, स्ट्रेंजर कंपनी का सबसे सस्ता है, वो वॉल्यूम आप इस्तेमाल करिए, या किसी कंपनी का ले लीजिए, आपकी इच्छा। सभी वॉल्यूम कंट्रोलर अच्छे हैं, मैंने सस्ते में और अच्छे प्रोडक्ट की बात की है, स्ट्रेंजर कंपनी। वो वॉल्यूम कंट्रोलर आप पैर वाले ले लीजिए, उससे घटाते बढ़ाते रहिए। और दूसरी चीज़, आप जब वॉल्यूम आपका खोलता है साउंड वाला तो उसी पे फिक्स कर देता है, लेकिन ढोलक वाले आवाज़ बढ़ा लेते हैं, पैड की आवाज़। अब मिक्सर कितना सहे, तो आप कहते हैं कि मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही है, और उधर वो कहता है कि पूरा इधर मैंने फेडर बढ़ा के रखा है। ऐसी स्थिति में क्या करें? अच्छा, कुछ साउंड वाले ऐसे होते हैं, जैसे आपने नज़र हटाया वो आपको बढ़ा के दिखाते हैं फिर घटा देते हैं, ये भी होता है। होता तो ऐसे भी है, जो लोग पैसे देते हैं उनकी आवाज़ बढ़ा देते हैं साउंड वाले, या जो जान पहचान के होते हैं उनकी आवाज़ बढ़ा के रखते हैं। इसका सामना मैं कर चुका हूँ। बहुत राजनीति इस संगीत लाइन में भी है, ये बहुत मतलब कि गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को भुगतना पड़ता है जो किसी आर्टिस्ट के साथ भेदभाव करते हैं। जब देखते हैं लोग कि अच्छा बजा रहा है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आपके पास में एक ऑप्शन है दोस्तों, ये देखिए रखा हुआ हूँ, स्ट्रेंजर कंपनी का। आप सोच रहे हैं फिर स्ट्रेंजर कंपनी? अरे भैया, स्ट्रेंजर कंपनी इतने सस्ते में इतना स्ट्रांग प्रोडक्ट जो है ना, वो बहुत कम कंपनियां देती हैं। अपना इंडिया का बना हुआ, कोलकाता कंपनी का है, कलकत्ता की। ये स्ट्रेंजर का मिनी मिक्सर MM4, M माने महाराष्ट्र, 2 बार महाराष्ट्र, M महाराष्ट्र, दूसरा M मध्य प्रदेश, ऐसे याद कर लीजिए। 4 4 नंबर, MM4 ये मिक्सर ले लीजिए, 4 माइक का है, और आपके कीबोर्ड का इन इसमें आएगा, इसमें लगा लीजिए, इसमें लगा लीजिए, 4 इन है, 1 आउट है। ये आउट मिक्सर को दे दीजिए, साउंड वाले को इसमें लगा लो भैया। आप यहाँ मिक्सर में अपना कीबोर्ड का लगाइए इन। उसके बाद से देखिए आपकी आवाज़ वो उभर के आएगी, वो तगड़ी आवाज़ होगी, चाँपो चाँप दाबो दाब बजेगा कि कहेंगे यार कौन सा बाजा है, इतना स्ट्रांग बज रहा है। हालांकि इसमें आउटपुट दिया है कंपनी ने, बाजे में आउटपुट दिया है, इससे थोड़ा ज़्यादा आउटपुट बढ़ा के दिया है। आपको मालूम नहीं, एक एक खबर जाती रहती है,
कंपनियों में, रोलैंड कंपनी हो, चाहे यामा हो, कार्ग हो, कैसियो हो, क्रूजवेल हो, कोई भी कंपनी है, सब में आप खबर उनके लोग लगे रहते हैं क्या करें कि हमारा प्रोडक्ट बिके। तो ये खबर जाने से ये इसका आउटपुट भी बढ़ा के दिया है। फिर भी हद होती है किसी भी चीज़ की, एक सीमा होती है, उस सीमा को ये तोड़ देगा। लो, आप जितना बढ़ाना हो बढ़ाओ, आप अपना वॉल्यूम कम करके पहले चेक करिए, उसके बाद में जब देखिए कि आपका वॉल्यूम दब रहा है, आप कितना चिल्ला के बोलेंगे, वो सर उधर घुमा के इधर उधर देखते रहते हैं, मिक्सर वाले आपकी तरफ देखेंगे ही नहीं। लो, बढ़ा दिया मैंने, लो बढ़ा दिया, बजाइए, फर्राटेदार बजाइए। ये भी नहीं है तो स्टेंजर का क्यूब आता है, 20 8 इंच का स्पीकर अपने पीछे लगा लीजिए, आपको एकदम क्लियर आवाज़ मिलेगी। हर चीज़ का समाधान है। जो जो चीज़ आपने नहीं सोचा है वो चीज़ें मैं सोच के और उस पर कार्य कर रहा हूँ। क्या किया जाए, कैसे क्या हो, तो ये इसीलिए ये सेटिंग मैंने बनाई है। चाहे रिवर्ब आप बढ़ाइए, चाहे इको बढ़ाइए, चाहे दोनों बढ़ाइए। अब जहाँ शांति पूर्वक प्रोग्राम हो रहा हो, गीत गज़लों का, आप कहीं कथा, भागवत कथा में, किसी प्रवचन में बजा रहे हों, तो इसको आप इच्छा अनुसार कम कर लीजिए, एकदम से कम कर लीजिए। फिर बढ़ाना हो तो बढ़ा लीजिए। रिवर्ब भी बढ़ा लीजिए, पूरा एकदम फैल के आवाज आएगी, लगेगा कि कितने कीबोर्ड बज रहे हैं। ये तो सेटिंग बनाने के ऊपर है ना। टोन बना लेना नहीं है बड़ी बात, हालांकि है, बहुत मथने के बाद में कुछ टोन आते हैं जो कि बजने लायक होते हैं। और मुझसे टोन का बैकअप लेके देखिए, बड़ी बोल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जितनी ज़रूरत आपने जितना सोचा होगा उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। चाहे वो कोई भी टोन आप लीजिए ना, कोई भी टोन, अच्छा वो देखा, वो सुना गाना, दीवानों से ये मत पूछो, मुकेश साहब का, स्वर्गीय मुकेश साहब का, क्या गाया उन्होंने, मुकेश जी ने। उसमें बांसुरी बजती है। ये बांसुरी इस पिच बेंडर से आप बजा सकते हैं। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। देखिए यही इस कीबोर्ड से एकदम रियल पिच बेंडर का इस्तेमाल करके, है ना। फिर से देखिए, इंसान मोहब्बत कर बैठा। साधने के ऊपर है, साधिए ना, कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं आता है, आप खुद करके पाते हैं। इसीलिए तो लिखा है खुद, खुद से ही खुदा बना है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं,
जितने दृष्टि गोचर हो रहे हैं सभी ब्रह्म हैं। ढूंढ कहाँ रहे हैं? कबीर साहब ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। फिर लास्ट में उन्होंने कहा है, खोजियो तो तुरंत मिल जाइए एक पल के तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई संतन, मैं शासन के सांस में। बाद में वो उसको छिपा दिया गया, कहा मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तो हूँ विश्वास में ओरिजिनल नहीं है, मैं शासन के सांस में। मतलब जो वायु आ रहे हैं वही ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है वायु।